हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिया शारीर के अंतर्गत जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आपके बीएमएस के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ एमडी एमएस अर्थात पीजी प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ बीएमएस जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ही, और साथ ही साथ जो एमओ अर्थात मेडिकल ऑफिसर के एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो मेरे हिसाब से जो एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा। देखेंगे पहला प्रश्न क्या बनता है, दोष धातु मलमूलम ही शरीरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। दोष धातु मलमूलम ही शरीरम किसका मत है, किसने कहा है? चरक का, सुश्रुत का, सारंगधर का, किसी का नहीं। तो ये मत किसका है? सुश्रुत का मत है बच्चों, ठीक है ना। दोष धातु मलमूलम शरीरम सुश्रुत का मत है। चरक के अनुसार वात का स्थान है, तो आप इसको याद कर लेना अच्छे से। बस्ती, शक्ति, अस्थि, उपरोक्त सभी। तो ये जो है उपरोक्त सभी है, ये चरक के वात के स्थान है। चरक के अनुसार पित्त का विशेष स्थान है। देखेंगे यहाँ पर क्या पूछा है, पित्त का विशेष स्थान पूछा गया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो आमाशय, नाभि, पक्वाशय, आमाशय, उपरोक्त सभी। तो ये चरक के हिसाब से पित्त का विशेष स्थान आमाशय होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, नाभि स्तन अंतर जंतुर डॉट 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 इति स्मृत रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लीजिएगा। तो आमाशय, पक्वाशय, अग्नाशय, पित्ताशय। तो यहाँ पर एक श्लोक दिया हुआ है, नाभि स्तन अंतर। यहाँ पर प्रश्न ऐसा है कि नाभि और स्तन के बीच में कौन सा आर्गन पाया जाता है? तो ये पहला ऑप्शन आमाशय होता है, जो कि चरक का मत है। ये किसने कहा है? चरक ने बोला, लिख लीजिएगा। अगला देख रहे होंगे, सुश्रुत के अनुसार श्लेष्मा का मुख्य स्थान होता है आमाशय, पक्वाशय, सिर, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही जवाब होगा आमाशय। सुश्रुत के हिसाब से श्लेष्मा का मुख्य स्थान होता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शरीर के अंदर होने वाली समस्त चेष्टाओं का कारण है, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। शरीर में समस्त चेष्टाओं का कारण होता है वात, हृदय, रक्त, ओज। तो वायु जो होती है सभी चेष्टाओं का कारण होता है, शरीर के अंदर हो चाहे बाहर हो। मायु पर्याय, तो ये भी अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे मायु, देखेंगे ऑप्शन क्या है, वात, पित्त, कफ, ओज। तो मायु जो है पित्त का पर्याय है बच्चों, याद कर लीजिएगा। चरक ने अमूर्त किसे कहा? अमूर्त, मूर्त का मतलब होता है मूर्ति, अर्थात जो दिखाई दे, अमूर्त जो न दिखाई दे। तो चरक ने किसको कहा है? चित्त को, वायु को, ओज को, उपरोक्त सभी को। चरक ने वायु को मूर्त कहा है, अमूर्त कहा है, ठीक है ना। अब देखेंगे श्लिष आलिंगने धातु से किस शब्द की निष्पत्ति होती थी? ये भी आप लोगों ने पढ़ा भी है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि श्लिष आलिंगने धातु से किस शब्द की निष्पत्ति होती है? वात की, पित्त की, श्लेष्मा की, श्लेष्मा कफ की। तो ये श्लेष्मा अर्थात कफ की होती है। देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, पित्त का गुण है सस्नेह, तीक्ष्ण, द्रव, अम्ल, लवण। सस्नेह, अम्ल, तीक्ष्ण, द्रव, स्थिर। उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव, अम्ल, सर, तिक्त। सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णम द्रवम अम्लम। तो यही सही है, एक श्लोक आता है ना, सस्नेहम उष्ण तीक्ष्णम द्रवम अम्लम सरम कटु, ये पूरा श्लोक होता है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, विश्र एवं पुति किसका रासायनिक गुण है? तो विश्र का मतलब होता है दुर्गंधित, और पुति मतलब जो विश्र मतलब दुर्गंधित होता है, पुति मतलब तो पशु के हिसाब से होता है। तो ये सड़ना पकाना किसका काम है? वात का, पित्त का, कफ का, रक्त का। तो पित्त जो होता है ये फोड़े फुंसी को पकाता है और दुर्गंध उत्पन्न करता है। कफ का शरीर में कर्म होता है स्थिरत्व, देह मार्दव, प्रभाव, उपरोक्त सभी। तो स्थिरत्व जो है कफ का शरीर में कर्म होता है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, बल के भेद होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों, बल के कितने भेद होते हैं? बल के 2 भेद, 3 भेद, 4 भेद, 5 भेद। तो यहाँ पर बल के 3 भेद होते हैं, मृदु बल, मध्यम बल, महान बल, 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, कफ के 5 भेदों का सर्वप्रथम वर्णन सर्वप्रथम किसने किया है? ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, क्योंकि कफ के 5 भेदों का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया है? चरक ने, सुश्रुत ने, वाग्भट ने, सारंगधर ने। तो हम लोग जानते हैं, तो ये कफ है, वात, पित्त, कफ तीसरे नंबर पे आता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, चरक, सुश्रुत, वाग्भट। तो यहाँ पर कफ की बात करें तीसरे नंबर पे, चरक पहले नंबर पे आते हैं, सुश्रुत दूसरे पे, वाग्भट तीसरे। तो सही जवाब होगा वाग्भट ने कफ का
5 भेदों का वर्णन सबसे पहले किया? अगर पूछे वात का सर्वप्रथम, वात के 5 भेदों का सबसे पहले किसने वर्णन किया है, तो सही जवाब होगा चरक। और पूछे पित्त का 5 भेद का वर्णन सबसे पहले किसने किया है, तो सही जवाब होगा सुश्रुत। जिस तरह से वात पित्त कफ का सीक्वेंस होता है उसी से चरक सुश्रुत वाग्भट याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, प्राणवायु का कर्म है स्ठीवन, छवथु, श्वसन, उपरोक्त सभी। तो ये सभी प्राणवायु के कर्म होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्वसन क्रिया का वर्णन विशुद्ध रूप से किया है। जितना भी इंपॉर्टेंट कहा जाए उतना ही कम है, ये अर्थात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखेंगे रिस्पायरेशन का वर्णन आयुर्वेद में किसने किया है विशुद्ध रूप से, चरक ने, सारंगधर ने, सुश्रुत ने, वाग्भट ने। तो सही जवाब होगा सारंगधर ने रिस्पायरेशन तथा श्वसन क्रिया का विस्तृत रूप वर्णन किया है। वाणी की प्रवृत्ति में कारण होता है, वाणी की प्रवृत्ति जो मैं बोल रहा हूँ पर्टिकुलर किस वायु की वजह से ये होती है, प्राणवायु, उदान वायु, साधक पित्त, अवलंबक कफ। तो उदान वायु जो होती है वाणी को प्रवृत्त कराती है। उदान वायु कहाँ पाई जाती है, गले में पाई जाती है, ठीक ना। किस वायु के विकृत होने पर ऊर्जतुगत रोग होते हैं, सही जवाब होगा कि प्राणवायु, समान वायु, उदान वायु, व्यान वायु। सही जवाब गया उदान वायु। तो उदान वायु जब विकृत हो जाएगी तो ऊर्ध्वजत्रुगत रोग होंगे, अर्थात ऊर्ध्वजत्रुगत मतलब गले और सिर के रोग होंगे। अगला प्रश्न देख रहे होगे, पुंडरीकेण सदृशम हृदयम स्यात् अधोमुखम किसने कहा है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पहले किसके लिए बोला गया है, तो ये हृदय के बारे में बोला गया, हृदय के स्वरूप के बारे में बोला, किसने कहा है, सुश्रुत ने हृदय की डिफिनेशन बताई है, इसलिए ये वाक्य सुश्रुत का है। समान वायु की विकृति से उत्पन्न रोग होता है, तो समान वायु कहाँ पाया जाता है, आमाशय में पाया जाता है, अर्थात नाभि प्रदेश के आसपास पाया जाता है। तो इसकी विकृति से क्या उत्पन्न होगा, इसका क्या काम है, अग्नि को प्रदीप्त करता है। अगर अग्नि प्रदीप्त नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, गुल्म हो जाएगा, मंदाग्नि हो जाएगा, अतिसार, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, चक्षु वैशेषिक के जो भेद है किसका भेद है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसका भेद है, आलोचक पित्त का, रंजक पित्त का, साधक पित्त का, किसी का नहीं। तो सही जवाब होगा आलोचक पित्त जो का चक्षु वैशेषिक भेद है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, वातनाशक रस है, तो हम लोगों ने देखा था कि किस रस से वात की वृद्धि होती है, मतलब कि दोषों पर रसों का प्रभाव। तो देखते हैं कि जो मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय 6 रस होते हैं, सीक्वेंस में है। शुरू के जो 3 रस होते हैं मधुर अम्ल लवण, ये वात का शमन करते हैं, इसलिए सही होगा मधुर अम्ल लवण। अगर यही पूछता वात को बढ़ाने वाले रस कौन से होते हैं, तो कटु तिक्त कषाय हो जाता है ना, लास्ट के 3। बट यहाँ वात को शमन करने वाले शुरू के 3 रस मधुर अम्ल लवण। कोष्ठ के भेद होते हैं, तो कोष्ठ के कितने भेद होते हैं बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर 3 भेद बोले गए हैं, ठीक है ना, मृदु कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, क्रूर कोष्ठ। मृदु, मध्यम, क्रूर, ये 3 कोष्ठ बोले गए हैं। भोजन पाचन में सहायक होता है, समान वायु, क्लेदक कफ, पाचकाग्नि, उपरोक्त सभी। तो ये है कि उपरोक्त सभी, समान वायु वायु का भेद है, क्लेदक कफ कफ का भेद है, पाचक अग्नि पित्त का भेद है, उपरोक्त सभी जो है भोजन में सहायक है। पाचन में किस अवस्था पाक में वायु की उत्पत्ति होती है, तो हम लोग जानते हैं कि 3 अवस्था पाक होती है, मधुर अवस्था पाक, अम्ल अवस्था पाक, कटु अवस्था पाक। मधुर अवस्था पाक में कफ की उत्पत्ति होती है, अम्ल अवस्था पाक में पित्त की उत्पत्ति होती है, और कटु अवस्था पाक में वात की उत्पत्ति होती है। इसलिए कह रहा है किस अवस्था पाक में वायु की उत्पत्ति होती है, तो ये कटु अवस्था पाक होती है। रसो निपाते द्रव्याणाम किसने कहा है, तो ये कहा है चरक ने बोला है, ठीक है ना, चरक ने बोला है रस निपाते द्रव्याणाम। तर्पक कफ का स्थान है, तो संधि, हृदय, सिर, आमाशय। तर्पक कफ सिर का तर्पण करती है, इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोषज प्रकृति की संख्या होती है 3, 5, 7 असंख्य, 7 होती है दोषज प्रकृति। वात प्राकृत पुरुष का लक्षण है ना, वात प्रकृति पुरुष के लक्षण क्या होता है, आकाश अंबुचारी स्वप्नेशु, धीमान, अकाले पलित व्याप्तो, उपरोक्त सभी। तो आकाशचारी स्वप्नेशु किसका है, वात का है, वात प्रकृति पुरुष का है। धीमान जो होता है कफज का होता है, और अकाले पलितर व्याप्तो पित्तज प्रकृति का लक्षण है, प्रकृति पुरुष का लक्षण है। गंभीर बुद्धि, स्थूलांग, स्निग्ध केश आदि लक्षण किस प्रकृति के पुरुष का है, तो गंभीर बुद्धि होगा, बुद्धि गंभीर होगी। स्थूल अंग होगा, हाथ पैर मोटे, तो किस दोष की वजह से है, वात पित्त कफ कफ। स्निग्ध केश होगा, ये कफ प्रकृति के पुरुष का लक्षण है। निम्न में से कौन सा राजस प्रकृति का भेद है, राक्षस काय, राक्षस सत्व, सर्पकाय, पशुकाय, कौर ख दोनों। तो यहाँ पर कौर ख दोनों है, अर्थात राक्षस सत्व और सर्पकाय दोनों राजस प्रकृति के भेद है। वाग्भट के अनुसार
मनुष्य के शरीर का प्रमाण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 हाथ लंबा, 3.5 हाथ लंबा, 4 हाथ लंबा, 4.5 हाथ लंबा। ये प्रश्न का जवाब आपको देना है बच्चों। हम उम्मीद करते हैं आप जरूर देंगे कि वाग्भट के अनुसार मनुष्य के शरीर का प्रमाण होता है 3 हाथ लंबा, 3.5 हाथ लंबा, 4 हाथ लंबा, 4.5 हाथ लंबा। पित्त वृद्धि का लक्षण है अल्पनिद्रता, इंद्रिय दौर्बल्य, मूर्छा, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी जो है पित्त वृद्धि का लक्षण है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, गौरवम, अवसाद, तंद्रा, निद्रा, संधि, अस्थि, विश्लेष, है ना, किसका लक्षण है? रस वृद्धि का, रस क्षय का, कफ क्षय का, कफ वृद्धि का। तो ये जो है कफ क्षय का लक्षण है बच्चों। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, वाग्भट के अनुसार साम रोग का लक्षण होता है बलभ्रंश, अनिल मूढ़ता, मल संग, उपरोक्त सभी। जो साम रस होता है, साम रोग होता है, उसके लक्षण होते हैं कि ये सभी लक्षण पाए जाते हैं। किस ऋतु में वात का प्रशमन हो जाता है? तो सबसे पहले जानते हैं वात का प्रकोप किस में होता है? ग्रीष्म ऋतु में, है ना। ग्रीष्म ऋतु में, सॉरी, वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है। तो वात का प्रकोप के बाद जो होता है अगली ऋतु, वहाँ पर शमन हो जाएगा। तो वर्षा के बाद शरद ऋतु आती है, शरद ऋतु में वात का शमन हो जाता है। प्रकृति प्रकोपित वात का कर्म है अंगभंग, संकोच, सौशीर्य, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी जो होता है वात, प्रकोपित वात का कर्म होता है। पित्त का संचय किस ऋतु में होता है? पित्त का संचय की बात कर रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं कि पित्त का प्रकोप किस ऋतु में होता है? शरद ऋतु में होता है, लेकिन संचय एक ऋतु पहले होगा, इसलिए वर्षा ऋतु में वात का जो है पित्त का संचय होता है। दाह, राग, कोथ, सदन, मद, मूर्छा आदि किस दोष के प्रकोप से होता है? तो देखेंगे क्या है। दाह मतलब जलन, पित्त हो गया। राग अर्थात रंग देगा। कोथ मतलब सड़न हो जाएगा। सदन मतलब पीड़ा। मद, मूर्छा ये पित्त दोष के प्रकोप का लक्षण होता है। शोथ में किस दोष का होना अनिवार्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शोथ में बिना शोथ के बोला गया है, तो वात का, पित्त का, कफ का। तो शोथ में कफ दोष का होना अनिवार्य है, मस्ट है। रक्त धातु की उपधातु होती है। रक्त धातु की उपधातु कौन हुई है? तो रक्त धातु कंडरा और सिरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। रस धातु का मल है, कफ हो जाएगा। रस धातु का कर्म होता है, तो आप लोगों ने वाग्भट का जो धातु कर्म पढ़ा है ना, प्रीणनम जीवनम लेप, स्नेहो धारण पूर्ण, गर्भ वृद्धि। तो यहाँ पर क्या है, एक धातु है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो पहला धातु का कर्म क्या है? प्रीणन। तो रस का धातु कर्म है प्रीणन। प्रीणम जीवनम, जीवनम जो है रक्त धातु का है। प्रीणम जीवनम लेपन रस, रक्त, मांस धातु का है। तो इसी तरह सीक्वेंस याद करना है आपको। अर्ह अर्ह गच्छति किसके संबंध में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, अर्थात रस के संबंध में, रक्त के संबंध में, मांस के संबंध में, मेद के संबंध में। तो ये रस के संबंध में है। अर्ह अर्ह गच्छति, रस का शरीर में प्रमाण होता है। तो रस का शरीर में प्रमाण कितना होता है? हम लोग ने देखा कि जल स्वेद लसिका, जल स्वेद लसिका का 10 अंजलि होता है। उसके बाद रस धातु आती है, उसका 9 अंजलि होता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। रस वृद्धि का लक्षण है हृदयोत्क्लेद, हृदय पीड़ा, ग्लानि, उपरोक्त सभी। तो ये हृदयोत्क्लेद जो है रस वृद्धि का लक्षण है। अष्टांग हृदयाकार के अनुसार शब्द असहिष्णुता क्या है? शब्द असहिष्णुता अर्थात ऊंचे स्वर में नहीं सुन पाता है। किस कंडीशन में? कफ क्षय का, रस वृद्धि का, रस क्षय का, रक्त क्षय का। तो रस जब क्षय हो जाएगा तो शब्द असहिष्णुता पाया जाएगा अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय। रसज विकार की श्रेष्ठ औषधि होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रसज विकार की श्रेष्ठ औषधि लंघन होती है बच्चों। स्त्री दुग्ध का गुण होता है, ये भी अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वृहण, जीवनी, अच्छी रोगनाशक, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी जब हम लोग स्त्री दुग्ध की बात करते हैं। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, रस की आमगंध किस महाभूत के कारण होती है? तो बहुत ही, इसका सही जवाब होगा पृथ्वी महाभूत जो है ये रक्त की आमगंध इस महाभूत से होती है। सारंगधर के अनुसार रक्त वृद्धि का लक्षण है शिराडामपूर्णम, आमाशय, इतर श्लेष्माशय शून्यता, धमनी शैथिल, उपरोक्त सभी। तो शिराडामपूर्णम जो होता है ये सारंगधर के अनुसार रक्त वृद्धि का लक्षण है। वाग्भट के अनुसार रक्त वृद्धि के उत्पन्न व्याधि है प्लीहा वृद्धि, विदृद्धि, उपकुश, उपरोक्त सभी हो जाएगा। सारंगधर के अनुसार अत्यधिक रक्तस्राव होने पर निम्न रोग हो जाता है आक्षेपक, तिमिर, पक्षाघात, उपरोक्त सभी हो जाएगा बच्चों। मांस के दूषित होने पर उत्पन्न
रोग होता है? अर्बुद, विसर्प, कुष्ठ, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर अर्बुद जो होगा मांस के दुष्ट होने से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, मांस की उपधातु है स्तन्य और आर्तव, कंडरा और सिरा, वसा और षडत्वचा। मांस की उपधातु क्या है? वसा और षडत्वचा है। मेदोधरा है द्वितीय कला, तृतीया कला, चतुर्थी, पंचमी। तो मार में पिपुसी याद कर लेंगे, तृतीया हो जाएगा। मार में मत तृतीया हो जाएगा। शरीर में मेद का प्रमाण होता है 6, 4, 3, 2। 2 अंजलि शरीर में मेद का प्रमाण होता है। मेद दोषज विकार होता है गलगंड, अधिमांस, चर्मकील, उपरोक्त सभी। गलगंड जो होता है मेद दोषज विकार है। स्नायु की उत्पत्ति होती है मांस से, मेद से, मज्जा से, उपरोक्त सभी। मज्जा से स्नायु की उत्पत्ति होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अस्थि क्षय का लक्षण है दंत व नखभंग, रुक्षता, संधि शिथिल, उपरोक्त सभी जो है ये अस्थि क्षय का लक्षण है। शरीर में मज्जा का प्रमाण होता है 1 अंजलि, 2 अंजलि, 3 अंजलि, 4 अंजलि। तो 1 अंजलि जो है मज्जा का प्रमाण होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों। वाग्भट के अनुसार मज्जा क्षय का लक्षण है अस्थि सौसिर, भ्रम, तिमिर, उपरोक्त सभी जो है। मज्जा वृद्धि का लक्षण होता है सर्वांग नेत्र गौरव, पर्वभेद, अस्थिशूल, उपरोक्त सभी। तो ये सर्वांग नेत्र गौरव मज्जा वृद्धि का लक्षण है। 7वीं कला है, 7वीं कला जो मतलब लास्ट कला होती है। तो जो लास्ट धातु कौन सी है? शुक्र धातु है। तो 7वीं कला है शुक्रधारा कला है। ठीक है ना। चरक के अनुसार शुक्र क्षय का लक्षण है दौर्बल्य, मुखशोष, पांडु, उपरोक्त सभी। ये सभी शुक्र क्षय का लक्षण है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, सौगंधी शुक्र में दोष होता है वात पित्त, रक्त, वात कफ, वात पित्त कफ। तो ये रक्त दोष होता है। ओज में गंध होता है। ओज में कौन सी गंध होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। मधुद सदृश, लाजा सदृश, लौह सदृश, पुय सदृश। तो ये लाजा अर्थात धान के लावी के समान गंध होती है ओज में। ओजो विसृंस किसका लक्षण है? ओजो विसृंस का लक्षण क्या है? संधि विश्लेष, वातिकसो, मृत्यु, उपरोक्त सभी। तो संधि विश्लेष का लक्षण है ओजो विसृंस का लक्षण क्या है? संधि विश्लेष। संधि विश्लेषो गात्राणाम सदनम दोष च्यवनम, इस तरह से कहा श्लोक है। चरक के अनुसार मूत्र क्षय का लक्षण है मूत्रकृच, मूत्रवैवड, पिपासा, उपयुक्त छवि। तो मूत्र जब क्षय हो जाएगा तो मूत्रकृच भी होगा अर्थात डिस्यूरिया होगा, मूत्र वैवड हो जाएगा, मूत्र देखेंगे बहुत पीला पीला आएगा, पिपासा प्यास बहुत लगी, उपयुक्त सभी मूत्र क्षय का लक्षण है।